नमस्कार फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है एक बार फिर। अगर अभी तक आपने नॉलेज हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास अलर्ट के रूप में आता रहे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या क्लास 7 की बात कर रहे हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बुक के वीडियो यहाँ पर प्रसारित किए जा रहे हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 की ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस। इसमें अमेजन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, अमेजन बेसिन के बारे में, रेन फॉरेस्ट के बारे में, और आज हम बात करेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में बात करेंगे हम। ट्रॉपिकल नॉन सब ट्रॉपिकल के बारे में बात कर चुके हैं। तो ट्रॉपिकल तो हमने अमेजन बेसिन के बारे में बात की, अब हम सब ट्रॉपिकल की बात करेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन कैसे स्टार्ट हुआ, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, और ये इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, उसको कैसे बैलेंस किया जाता है, ट्रॉपिकल नॉन ट्रॉपिकल कहाँ कहाँ पे ये मौजूद है। ट्रॉपिक कैंसर और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिक्स है, उसके साइड में सब ट्रॉपिक्स हैं। लाइफ इन अमेजन के बारे में बता चुका हूँ, अमेजन कहाँ पर है, बेसिन कितना एरिया वो कवर करता है, कि वहाँ पे किस तरीके की कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इनसे संबंधित हैं, कैसा क्लाइमेट है। रेन फॉरेस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, रेन फॉरेस्ट किस तरीके के हैं, उनकी कंडीशंस क्या क्या हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, और कौन कौन सा फ्लोरा फोना वहाँ पे रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल वहाँ पर होते हैं, और रेप्टाइल्स क्या क्या हैं। तो ये सारी चीजें, पीपल कैसे रहते हैं वहाँ पे, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। दोस्तों, स्लैश एंड बर्न टेक्निक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये स्लैश एंड बर्न टेक्निक क्या होती है। ये पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उनमें सारी चीजें डिटेल में दे रखी हैं। इससे संबंधित आपके कोई सवाल सुझाव हैं तो आप बात कर सकते। ट्रांस अमेजोनियन हाईवे के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया था, ये यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रांस अमेजोनियन हाईवे, वाई इट वाज अ फेल्ड प्रोजेक्ट इट इज कॉल्ड। फिर इम्पैक्ट क्या रहा है डेवलपमेंट का अमेजन बेसिन पे, उसके बारे में भी डिटेल में हमने बात की। और फायरिंग, आजकल वहां फायर्स क्यों होती हैं, उसका क्या रीजन है, और इम्पैक्ट का क्या डेवलपमेंट पे असर पड़ा है। आज हम बात करने वाले हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में। जी हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर 8 है जो क्लास 7 का, ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोस्तों, ये इस मैप को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये जो ब्लू लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये गंगा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो ऊपर से आ रही है और ऐसे यहाँ मिल रही है। यहाँ जाके ये हुगली के नाम से या भागीरथी के नाम से भी फरक्का से अलग अलग कट जाती है, हुगली और भागीरथी के नाम से। तो इसमें हम आगे डिटेल में पूरा जानेंगे, क्लाइमेट कैसा है, कहाँ पर है ये, यहाँ पर वेदर कंडीशंस कैसी हैं, कौन कौन से जानवर रहते हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन से डेल्टाज यहाँ पर बने हैं। तो सारी चीजें डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की। जितना लाल रंग की बाउंड्री का एरिया आप देख रहे हो, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में आता है। गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र उसको हिंदी में बोलते हैं, उसके बेसिन में आता है। तो दोस्तों, गंगा नदी ये यहाँ से निकल रही है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी, ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे। और देखिए, जयपुर राजस्थान का भी हिस्सा है, इंदौर का भी हिस्सा है, भोपाल, इस तरीके से आके, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा, ये सारा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इधर ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, तो ये कवर किया हुआ है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन काफी बड़ा है, इसमें पहाड़ हैं, पर्वत पर्वत शिखाएं हैं, और प्लेन लैंड है बहुत सारी, कहीं कहीं पर झीलें हैं, झीलें बन गई हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एरिया है, और इसको सब ट्रॉपिकल रेंज में इसको कहा जाता है। कई तरह के यहाँ वेदर हैं, कई तरह की यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। अब इसकी आप जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। कुछ कुछ आप देख सकते हो, गंडक है, बड़ी गंडक है, और गोमती है, फिर तमसा है, बेतवा है, केन है, चंबल है, सोन है। तो ये बहुत सारी कोसी है।
ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्र की लोहित है, सुभाषिरी, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ये अब बस आप ये जान लीजिए कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कैसा है, कैसा दिखता है, कितने एरिया में है। ये नक्शा अगर आपके दिमाग में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। मैंने आपको अभी दिखाया था, एक तरफ ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर में, ये ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, ये जो लाइट येलो कलर में है, ये गंगा का बेसिन है। 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये फॉल करता है, 10 और 30 के बीच में। यहाँ पर मेन फीचर्स क्या है? गंगा के प्लेन्स हैं, ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज हैं, सुंदरबन डेल्टा है। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेल्टा भी है। डेल्टा क्या होता है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। हिमालयाज की जो पहाड़ियां हैं छोटी, वो भी हैं, ब्रह्मपुत्र के प्लेन भी हैं, गंगा के प्लेन भी हैं और झीलें भी हैं। तो इसमें कौन कौन से राज्य इसके पास पड़ते हैं? जो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के? उत्तराखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और दिल्ली है। तो मोर और लेस आप देखेंगे इसमें सारे एरिया को कवर कर दिया है। सिक्किम भी है इसमें, सिक्किम मैं भूल गया हूँ। सिक्किम, सॉरी, सिक्किम आता है आपका ब्रह्मपुत्र में। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये ब्रह्मपुत्र में आते हैं। ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, ये गंगा का बेसिन की मैं बात कर रहा हूं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट शहर हैं जो गंगा बेसिन में, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये हैं आपके गंगा बेसिन में। अरुणाचल प्रदेश के जैसे ईटानगर है, शिलोंग है, गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, ये हैं आपके ब्रह्मपुत्र बेसिन में। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का थोड़ा थोड़ा फीचर आपको आइडिया मिल गया होगा, कौन कौन से वहां पर किस किस राज्य में फॉल करता है, कौन कौन से मेजर सिटीज हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी है, यहाँ के ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और ये ब्रह्मपुत्र है जो ऊपर ऊपर से आती है और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो गंगा नदी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से गंगा निकलती है जिसको गोमुख कहते हैं, यहाँ से गंगा निकलती है और ये चलते हुए देखिए ऐसे अलग अलग सिटीज से होते हुए यहाँ पे आके ये गिर जाती है। इसमें जैसे आपका ऋषिकेश आता है, हरिद्वार आता है, कानपुर है, लखनऊ है, पटना है, फिर कोलकाता है, बहुत सारे शहर के ये मिलके और यहाँ के इसमें बे ऑफ जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल में यहाँ के मिल जाती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसी छोटी नदियां या ऐसी नदियां जो जाके एक बड़ी नदी में मिलती हैं, उन छोटी नदियों को उस बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज में आपको 4 या 5 लिखने के लिए जनरली आती है, लेकिन आप याद रख सकते हैं बहुत सारी हैं, कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं। यमुना अपने आप में एक ट्रिब्यूटरी आगे जाके मिल जाती है प्रयागराज में। तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है। हालांकि चंबल, सिंध, बेतवा, धसान एंड केन, ये यमुना नदी के थ्रू मिलती हैं। तो आप यमुना नदी को भी बोल सकते हैं और इनको भी बोल सकते हैं, बनास, चंबल, कोशी, प्रभाती, सिंध, बेतवा, दासुन, कैन, सोन, दामोदर। दामोदर नहीं है, दामोदर नहीं है, दामोदर दूसरी ट्रिब्यूटरी में आ जाती है। रिहांड, गंडक, राप्ती, घाघरा, घाघर नदी, गोमती, शारदा, ये सब नदियां हैं। सप्तकोशी, ये सब नदियां हैं जो आके गंगा में मिलती हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में अगर आपसे ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा पूछा जाए तो आप इनमें से लिख सकते हैं, कोई 5 लिख सकते हैं, काफी है वो। और ब्रह्मपुत्र की पूछा जाए तो इसमें बहुत सारी हैं। तीस्ता है, संखोश है, मानसी है, सुभासिरी है, सियांग है, दिबांग है, लोहित है, भूरी दियांग है, फिर दिखाऊ है, धनसिरी है, कोपिली है। इसमें कुछ नाम चाइनीज टाइप लग रहे हैं क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा वहां पर नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर जो नाम है उस तरीके, जैसे चैमलंग है, डमचिक है, इस तरीके की चीज है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखा देता हूं मैं। यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, सोन, गंडक, बड़ी गंडक इसको आप कह सकते हो, कोसी और महानंदा।
जबकि ब्रह्मपुत्रा की हैं लोहित है, दिबांग है, सुबासिरी है, जिया भराली है, धनशिरी है, मानस है, तोरसा है, संखोश है, तिस्ता है और बुरहिडी, ये बड़ा तेरा सा नाम है यार, बुरिडीहिंग, बुरडीहिंग, देशांग, दिखौ, धनशिरी, कोपिली, ये ईस्ट से मिलती हैं, वेस्ट से मिलती हैं। ये देख रहे हो आप नीचे, ये नीचे से मिलती हैं इसमें, और ये ऊपर से आती हैं। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऊपर से आती है ग्रीन वाली, ये नीचे से मिलती हैं इस। तो उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली है, 5 ट्रिब्यूटरी भी लिखेंगे तो बहुत है। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का सुंदरबन डेल्टा। दोस्तों सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने पहले शायद सुना हो, मुझे नहीं पता, और जरूर सुना होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा। और डेल्टा क्या होता है, जब ये नदियां यहाँ से आ रही हैं, जैसे गंगा आ रही है या ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो अपने साथ ही बहुत सारी कंकर पत्थर मिट्टी साथ में लेके चलती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, पानी की थपेड़ों से वो कंकर पत्थर टूट टूट के मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं, और ये पहाड़ों से अपने साथ मिट्टी भी लेके आती हैं। तो ये जो सिल्ट है, ये जो मिट्टी है, जब आके इसके मुहाने पर जमा होती है, जब ये जाके बंगाली खाड़ी में गिरती है, इसके मुहाने पर जो जमा होती है, उससे बहुत बड़ा उपजाऊ अक्षेत्र बनता है, उसको डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और द सुंदरबन इज द क्लस्टर ऑफ लो लाइंग आइसलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पर पानी बहुत सारी जगह पानी भरा रहता है, बहुत सारी जगह यहाँ पर चावल चावल की खेती लोग करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये हैं इसकी फीचर्स। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये है, मैंने दिखाया था आपको अभी। ये फेमस है अपने यूनिक मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। इसके लिए ये आपको याद रखना होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए ये सुंदरबन डेल्टा फेमस है। और एक्टिव डेल्टा रीजन इज अमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में ये फैला हुआ है। इसके बाद आता है कृष्णा और गोदावरी का। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डेल्टा है इंडिया में ये, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा को डिक्लेयर किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1966। सुंदरबन इज होम टू वास्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पेसीज। बहुत सारी स्पेसीज यहाँ पर हैं सुंदरबन डेल्टा में, और ये बहुत फेमस है सुंदरबन डेल्टा। तो आप डेल्टा समझ गए होंगे, और सुंदरबन डेल्टा के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में आपको आइडिया मिल गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के ओक्सबो लेक के बारे में। दोस्तों ओक्सबो लेक मैंने अपने इससे पहले जो जहां पर मैं अमेजन बेसिन की बात कर रहा था, वहां भी मैंने इस नदी के बारे में बताया था, इस ओक्सबो लेक के बारे में बताया था। अब मैं आपको दोबारा फिर उसके बारे में बताता हूं, ओक्सबो लेक के बारे में। An oxbow lake is a U-shaped lake that forms when a wide measure of river is cut off in creating a free-standing body of water. बिल्कुल सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये नदी चल के आ रही है, इस नदी ने अपना रास्ता मोड़ लिया, बहुत सारे कारण से रास्ता मोड़ती है, रास्ता मोड़ लिया और पानी ऐसे जाके बहने लगा। अगर आप कभी किसी नदी को जाके देख के आएंगे जो मैन मेड नहीं है, तो आप पाएंगे ऐसा रास्ता होता है। यहां से नदी आई, ऐसे घूमी, और यहां से फिर इसने रास्ता बना लिया, ऐसे आ गया। तो ये जो घुमाव है इसको कहते हैं मेंडर, इसको कहते हैं मेंडर। तो इस मेंडर के बाद जब नदी में पानी चलता रहता है, तो धीरे धीरे अपने साथ ये सिल्ट लेके आती हैं, पत्थर कंकर मिट्टी सब लेके आती हैं, और यहाँ ये जमा होने लग जाता है। यहाँ भी जमा हो जाता है, इधर से आते आते, और वापस आते हुए यहाँ जमा हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि नदी का जो रास्ता है वो सीधा बन जाता है, ऐसे यहाँ भी ब्लॉक हो जाता है, यहाँ भी ब्लॉक हो जाता है। ये पानी यहाँ खड़ा रहता है, काफी बड़ी मात्रा में पानी होता है, कभी कभी बहुत बड़ी मात्रा में। तो जो लेक बन गई है, ये पानी चल नहीं रहा है, इसमें लेक बन गई है, इसको कहते हैं ओक्सबो लेक। ऑक्स जो बैल है, बैल के खुर की तरह ये लेक होती है, इसका जो डिजाइन है बैल के खुर की तरह होता है, इसको बोलते हैं ओक्सबो लेक।
इसलिए बन गई है कि यहाँ दोनों तरफ पानी बंद हो गया और नदी ने अब सीधा जाना शुरू कर दिया है। ये नया नया करंट बन गया, नया चैनल बन गया है, यहाँ से नदी जा रही है और ये बंद हो गए रास्ते और ये झील बन गई है, तो ये ऑक्सबो लेक बन गई है। दिस इज ऑक्सबो लेक। The word oxbow can also refer to a U-shaped bend in a river or stream, whether or not it is cut off from the main stream. इसको भी ऑक्सबो कहते हैं, लेकिन ये ऑक्सबो होने के बाद लेक नहीं बनी है। अगर ये कट जाएगा तो लेक बन जाएगी, बट ये टर्न को ऑक्सबो कहते हैं, जिसको मेंडर कहते हैं, ऑक्सबो को टर्न कहते हैं। ये जो टर्न है इसको ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो कहते हैं, ऑक्सबो लेक नहीं। लेक यहां बनेगी। ओके। कंवरताल, कबरताल, कबरताल, ये तीन नाम है। कबरताल, कब्बरताल और कबरताल लेक या कबरताल वेटलैंड। ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बिहार के, ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की ऑक्सबो लेक है। अगर आपके ये सवाल आता है कि लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन इंडिया और इन एशिया, तो आपको कहना है कंवरताल या कबरताल भी आप कह सकते हो। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की ऑक्सबो लेक है एशिया में, और ये लगभग भरतपुर जो सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी, उससे 6 गुना बड़ी है, इतना पानी है इसमें। तो ये ऑक्सबो लेक के बारे में मैंने बताया भी थोड़ा सा आपको। अगला हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का क्लाइमेट कैसा है, वहां पर पेड़ पौधे कैसे हैं और वहां पर क्या क्या फसलें उगती हैं। दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड से शुरू हो रही है नदी जो गंगा है, और वहां से पहाड़ों में से गुजरते हुए मैदानी भाग में आती है, और उस तरफ ब्रह्मपुत्र भी पहाड़ों में से गुजरते हुए मैदानी भाग में आके समुद्र में जाके मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो वहां पर जो वेदर रहेगा, पहाड़ों में ठंडा होगा, मैदानी जो भाग है उनमें गर्म होगा गर्मियों में, और मानसून होगी। तो जो वेदर है यहाँ पर, जो क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट इसी तरीके का रहता है अपने जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। तो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग रहने के तरीके हैं, तो इसी तरीके से वहां पर लोगों की पॉपुलेशन भी अप डाउन होती रहती है। जनरली इस एरिया में मानसून की बारिश होती है, ठीक है, पूरे एरिया में मानसून की बारिश होती है, और ये मानसून मिड जून से लेके सितंबर तक बारिश लेके आता है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ वीट है, ग्राम है, मेज है, मिलेट है, पाइन वुड के ट्री हैं, देवदार हैं, फिर के ट्री हैं, टीक वुड है, साल है, पीपल है, और भी बहुत सारे हैं, ये मैं कुछ निकाले हैं इसमें से। बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ प्लेनेट। मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, हम बात कर चुके हैं अमेजन बेसिन के बारे में। ये सब ट्रॉपिकल रीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्योंकि 10 डिग्री से 30 डिग्री तक फैला हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द क्लाइमेट हेयर इज हॉट इन समर्स एंड कूल इन विंटर्स। गर्मी में गर्म और सर्दियों में ठंडा होता है यहाँ पर तापमान, और जो जिसको आप मौसम कह सकते हो। Being a monsoon dominated area, the basin faces heavy rainfall between the month of June to September. जून से सितंबर के बीच में यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, भारी बारिश होती है, जिसकी वजह से बहुत बार बाढ़ भी आती है और ये नदियां अपने पूरे उफान पर चलती हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज पर बेस्ड ऑन एनवायरमेंट। जहां पर ज्यादा माउंटेन्स हैं, स्टीप स्लोप है, पहाड़ों में, वहां पर पॉपुलेशन कम है, लेकिन जहां पर प्लेन्स है वहां पर बड़े बड़े शहर हैं और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड जगह हैं। ठीक है, तो ये है पॉपुलेशन के बारे में। प्लेन सॉइल इज फर्टाइल विद मल्टीपल क्रॉप ग्रोन हेयर। मैंने आपको क्रॉप दिखा दी, बहुत सारी क्रॉप यहाँ होती हैं, जैसे आपकी पैडी है, पैडी स्टेपल फूड है उस एरिया में, पैडी स्टेपल फूड है। वीट भी आप स्टेपल फूड है, नॉर्थ इंडिया में वीट स्टेपल फूड है, लेकिन बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, इस तरफ पैडी स्टेपल फूड है, राइस स्टेपल फूड है। तो जो मेन मेन यहाँ क्रॉप्स होती हैं वो है आपकी पैडी है, वीट है, मेज है, सोरगुम है, जवार जिसको कहते हैं, चना है, ग्राम, मिलेट है, जौ, शुगर केन, जूट, बनाना, टी, सिल्कवॉर्म, पल्सेस।
तो ये मेन क्रॉप्स हैं जो इस एरिया में कल्टीवेट होती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं जो कल्टीवेट होती हैं। बागवानी बड़े स्केल पे होती है और सोयाबीन बड़े स्केल पे होती है। लेकिन मेन जो क्रॉप्स में आपको 5 लिखने हैं, कोई भी आप इसमें से 5 लिख सकते हैं। दैट विल रियली हेल्प यू आउट। इसके अलावा जो मेन वेजिटेशन है, क्या क्या किस चीज के पेड़ पौधे मिलते हैं आपका, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज में टीक है, साल है, पीपल है, थिक बम्बूज हैं, पाइन वुड है, देवदार है, फिर है, मैंगोज हैं, बहुत सारे हैं। मतलब वो फ्रूट में आ गया ऑफ कोर्स। ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज में ऐसे बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे इस एरिया में हैं। ये कुछ मैंने आपको बताया, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। मेन वेजिटेशन। ओके, आगे हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वाइल्ड लाइफ के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन हम कर रहे थे कि इसमें जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, पहाड़ी एरिया भी है, प्लेन एरिया भी है, पत्थर वाला एरिया भी है, ड्राई एरिया भी है, पानी वाला एरिया भी है। मतलब हर तरीके का मिक्स है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे तरह के जानवर मिलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एलिफेंट है, आपका टाइगर है, डियर है, मंकीज हैं, वन हॉर्न रिनोसेरस है, ये आपका वहां मिलता है, असम में मिलता है। बंगाल टाइगर है, फिर क्रोकोडाइल है, एलिगेटर्स हैं, रोहू फिश है, केटला फिश है, हिल्सा फिश है, ये मिलते हैं आपके जो बंगाल का जो एरिया है उसमें आपकी सारी इस तरह की मछली मिलती हैं। और इसलिए बंगाल का स्टेपल फूड मछली और चावल है। बंगाल का स्टेपल फूड मछली और चावल है। रोहू जो फिश है वो बहुत फेमस फिश है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पहाड़, प्लेन्स, रिवर, हर तरीके से कनेक्टेड है, हर तरीके की चीज इसमें मौजूद है। इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो काफी एडवांस है। तो यहाँ के ट्रांसपोर्ट में आपको रेलवेज भी हैं, एयरवेज भी हैं, रोडवेज भी हैं और वाटरवेज भी हैं। ऑल 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर यूज्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। चारों तरह के ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, बड़े अच्छे से इस्तेमाल होते हैं। अब टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म या कल्चर आप इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इतना बड़ा एरिया बन जाता है और इतनी सारी इसमें डाइवर्सिटीज हैं कि यहाँ पर आपको ढेरों टूरिज्म के साधन हैं। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। काफी भीड़ होती है, जबरदस्त भीड़ होती है। चाहे वो प्रयागराज में लगने वाला कुंभ हो, हरिद्वार में लगने वाला कुंभ हो, तो वहां पर बहुत भीड़ होती है। तो कौन कौन से अट्रैक्शन है जनरली इस एरिया में? मैं अभी सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, चाइना की तरफ मैं उस तरफ नहीं देख रहा हूँ, तिब्बत में क्या है। तो आप ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला लिख सकते हैं, प्रयागराज लिख सकते हैं, ऋषिकेश का ये शिवकाशी में ये रिवर राफ्टिंग होती है। हरिद्वार में गंगा आरती बहुत फेमस है, इसको देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ताजमहल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जैसे नैनीताल में है, और अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइबल एरिया है उनका डैम्स है, सांची का स्तूप्स हैं, और ये अपने हवा महल है, लाल किला है, श्री राम का मंदिर है विच इज कमिंग अप। तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर टूरिज्म की भरमार है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में टूरिज्म उत्कर्ष है, बहुत बड़ी संख्या में वहां पे चीजें मौजूद हैं और लाखों की संख्या में लोग एक एक जगह पर घूमने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टोटल मैंने बात की आपसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी रेन फॉरेस्ट के बारे में, उससे पहले हमने बात की थी अमेजन बेसिन के बारे में। तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अब जाके उनको देख सकते हैं। अपने कमेंट जरूर लिखना। और इसके साथ हमारा क्लास 7 चैप्टर 8 ज्योग्राफी का खत्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं डालने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 9, लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स।
Subscribe Knowledge Hub and don't forget to press bell icon. Thank you very much. Take care. Jai Hind.